हेलो फ्रेंड्स, अपन इस वीडियो में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सीरीज़ में एक उनकी पोएम स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग को स्टडी करेंगे। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक नेचर पोइट के रूप में नज़र आते हैं। वैसे तो जो उनकी मेन सेटिंग्स थी वो रूरल, जो न्यू इंग्लैंड का रूरल एरिया है वो है, लेकिन यहाँ पे हम न्यू इंग्लैंड में ही एक नेचर की तरफ जब वो जा रहे होते हैं तो उनको अचानक एक बूट्स के द्वारा स्टॉपिंग उनको रोक दिया जाता है जब वो ट्रैवलिंग पर हैं। तो टाइम और वेदर स्नोई है और इवनिंग का टाइम है, तो वहाँ पे वो इस बूट्स के द्वारा उनको रोक दिया जाता है। तो जब उनके अंदर पहले तो वो उन्हें ऐसे लगता है कि मुझे यहाँ पर रोक दिया गया, लेकिन धीरे धीरे वो प्रकृति का वहाँ पे आनंद लेने लग जाते हैं। तो देखते हैं। Stopping by Boots on a Snowy Evening was written by American poet Robert Frost in 1922 and published in 1923 as a part of his collection New Hampshire। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये रिटर्न की गई थी 1922, पब्लिश हुई 1923 में, और कलेक्शन किस कलेक्शन का पार्ट है? न्यू हैम्पशायर। The poem is told from the perspective of a traveler who stops to watch the snowfall in the forest and in doing so reflects on both nature and society। यानी ये पोएम बताती है कि एक ट्रैवल को रोक दिया गया है, किसको देखने के लिए? स्नोफॉल, क्योंकि इवनिंग में स्नोफॉल हो रहा था और वो बूट्स के द्वारा उनको रोक दिया जाता है क्योंकि जो रास्ता था वो क्लोज हो चुका था। नेक्स्ट, फ्रॉस्ट क्लेम टू हैव रिटन द पोएम इन वन सिटिंग। यानी इस पोएम की जो रिटर्न थी वो एक जगह बैठ के उन्होंने इसका क्रिएशन कर दिया था। इट इज़ रिटन इन परफेक्ट आइमिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। यूटिलाइज अ टाइट नेट चेन राइम कैरेक्टरिस्टिक टू अ फॉर्म कॉल्ड द रुबाइयात स्टैंजा, और इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, रुबाइयात स्टैंजा। थीम्स: नेचर वर्सेस ह्यूमन, सोशल ऑब्लिगेशन वर्सेस पर्सनल डिजायर्स, ये आप थीम्स हैं इसकी। हेजिटेशन वर्सेस चॉइसेस, ये इसकी थीम्स हैं। लिटरेरी डिवाइस, मोस्टली लिटरेरी डिवाइस हैं वो अलिट्रेशन, हाइपरबोल और पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। और ये यहाँ पे इसका फुल टेक्स्ट दे रखा है, तो ये आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। और जो इसकी राइमिंग स्कीम है वो है अ बी ए, यानी इस टाइप का 3 लाइन है वो सेम रिदम में है, बाकी जो 3rd नंबर की लाइन है वो अलग है, इसी प्रकार है। और जो लास्ट का स्टेंजा है उसकी चारों लाइंस सेम रिदम में है। तो ये स्टेंजा दे रखा है और यहाँ से अपन इसको वन स्टेंजा बाई वन स्टेंजा इसको एक्सप्लेन करेंगे। हुज बूट्स दीज आर, आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज इन द ब्लेस दो, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज बूट्स फिल अप विद स्नो। होता क्या है, जब जो पोइट है, यहाँ पे नरेटर कौन है? पोइट है। वो ट्रैवलिंग पर है, तो ट्रैवलिंग पर जा रहे होते हैं तो अचानक उनको बूट्स के द्वारा रोक दिया जाता है। तो वहाँ पे वो खड़े होकर यानी उनका जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि बूट्स जंगल में स्नोई वेदर है, तो पूरा का पूरा किससे जो पेड़ है वो किससे लद चुके हैं? बर्फ़ से लद चुके हैं। तो ऐसे उनका जो रास्ता है वो क्लोज हो गया है कम्प्लीटली। तो वो वहाँ पे खड़े होकर कहते हैं, हुज बूट्स दीज आर, आई थिंक आई नो। ये किसके जंगल हैं? ये किसके जंगल है? आई थिंक, मैं सोचता हूँ या मैं जानता हूँ इसको। ये देखो एक्सप्लेन मैंने कर रखा है, यहाँ से अपन इसको रीड करते हैं। द नेरेटर मे बी द पोइट हिमसेल्फ स्टॉप्स बाई बूट्स ऑन अ स्नो इवनिंग। यानी उसको रोक दिया जाता है। द नेरेटर नोज द ऑनर ऑफ द बूट्स इवन वेयर ही लिव्स। जो नेरेटर यानी पोइट है वो उसके ओनर को जानता है और इतना भी जानता है कि वो यहीं पर रहता है। ही इज अ बिट रिलैक्स्ड थिंकिंग दैट द ओनर ऑफ दीज बूट्स लिव इन द विलेज एंड सो ही वॉन्ट सी द नेरेटर स्टॉपिंग देयर। ही इज अ बिट रिलैक्स्ड, यहाँ पे देखो ना, पहले टेक्स्ट पढ़ते हैं। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज बूट्स फिल अप विद स्नो। यानी यह कहना चाह रहा है कि उसका हाउस भी यहाँ पे है, लेकिन वो मुझे देख नहीं पा रहा है, क्योंकि वो मुझे नहीं देख रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर रुक गया हूँ।
किसको देखने के लिए? टू वॉच हिज बूट्स फिल अप विद स्नो, क्योंकि जो उसके बूट्स हैं वो सारे के सारे किससे फिलअप हो चुके हैं? स्नो से फिलअप हो चुके हैं, क्योंकि वेदर कैसा है? स्नोई है और इवनिंग का टाइम है। ये आप स्क्रीनशॉट लेके जो इसकी वो है वो आप अपने पास रख सकते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल है, इमेजरी और अलिटेशन का यूज। अलिटेशन यूज है, हुज बूट्स में अलिटेशन का यूज किया गया है, हिज हाउस में अलिटेशन का यूज किया गया है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द बूट्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। फर्दर यानी नेक्स्ट नरेटर कहता है दैट हिज डियर हॉर्स whom he is यूजिंग अ कैरियज मस्ट थिंक इट स्टेंज टू स्टॉप हियर। जो उसका हॉर्स है जिससे वो राइडिंग कर रहा है, कैरियज ले जाने के लिए यूज किया है उसने। इट स्टैंड वो सोचता है कि ये अजीब है यहाँ पे रुकना। बिटवीन द बूट्स एंड फ्रोजन लेक इन द डार्क इवनिंग, टाइम है डार्क इवनिंग का और बीच में ही रुक गया है। किस किस के? बूट्स और फ्रोजन लेक। एक वहाँ पे लेक है जो बिल्कुल कम्प्लीटली जम चुकी है, तो उसके बीच में रुक जाना एक ऐसा लग रहा है, स्ट्रेंज लग रहा है। एज ही नॉर्मली स्टॉप्स नियर अ फार्म हाउस, जैसा कि वो पहले कि कहाँ पे रुकता था? एक फार्म हाउस के पास रुकता था, यानी लेकिन आज वो कहाँ पे रुक गया है? बिटवीन द लेक एंड बूट्स। तो ये उसके लिए एक स्ट्रेंज है। यहाँ क्वीर का मतलब ये है। हियर द डिस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट वेदर इज कोल्ड इनफ टू फ्रीज अ लेक। यहाँ पे जो वेदर है वो ये दिखाया गया है कि वो एक लेक को फ्रीज करने के लिए इनफ है। द डार्केस्ट इवनिंग सजेस्ट ईदर पोइट इज वेरी ऑफ हिज जर्नी और इट कोल्ड विद द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ दिसंबर मंथ। जो डार्केस्ट इवनिंग का मतलब यहाँ पे है, या तो जो पोइट है वो अपनी जर्नी से थक गया है, या फिर ये दिसंबर की सबसे लंबी नाइट को बता रहा है, क्योंकि जो डार्केस्ट इवनिंग यानी सबसे ज़्यादा उबाऊ नाइट थी वो। इसमें भी ऑटोबायोग्राफिकल नोट है, इमेजरी है और पर्सोनिफिकेशन भी यूज किया गया है यहाँ पे। बिटवीन द बूट्स एंड द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक, यहाँ पे बोल सकते हैं ये पर्सोनिफिकेशन। ही गिव्स हिज हार्नेस वेल्स अ शेक, ही गिव्स हिज हार्नेस वेल्स अ शेक। यहाँ पे ही किसके लिए आया है? हॉर्स के लिए आया है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। द हॉर्स इज शेकिंग हिज हेड। जो घोड़ा होता है, जो हॉर्स होता है, वो अपने हेड को हिलाता है। रिंगिंग वेल अटैच्ड, जो कि उससे जो वेल थी वो उसकी गर्दन में बेल लगी हुई थी, टू इट्स हार्नेस। एज इफ ही इज आस्किंग हिज मास्टर, तो वो गर्दन को हिलाते हुए पूछता है, ऐसे लग रहा है वो अपने मास्टर से पूछ रहा है, वेदर देयर इज एनी प्रॉब्लम, कि यहाँ पे कोई समस्या है। इट इज़ अनयूजुअल फॉर हिम, क्योंकि ये एक उसके लिए अनयूजुअल था, टू स्टॉप बाई द बूट्स इन द डार्कनेस, वो कि बिल्कुल अंधेरे में जंगल के पास रुक जाना। द पोइट कैन हियर ओनली 3 साउंड्स। जो पोइट होता है यानी नरेटर है, वो उसे सिर्फ 3 साउंड्स यहाँ पे सुनाई देते हैं। द हार्नेस ऑफ बेल, लाइट विंड एंड स्नो फ्लैक्स विच आर फेलिंग फ्रॉम द स्काई। यहाँ पे देखो ये स्टेंजा में भी दे रखा है, साउंड द स्वीप, इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। ये 3 साउंड सिर्फ केवल सुनाई देते हैं उसको। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उनका नेचर एज ए नेचर लवर के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि वो उसको देखकर इतने स्तब्ध हो जाते हैं, इतने अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि सिर्फ उनको उसकी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, सिर्फ ये 3 साउंड वो सुनाई देते हैं उनको। द साउंड्स ऑफ हार्नेस वेल, अ लाइट विंड एंड स्नो फ्लेक्स। यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन और एजोनेंस का यूज किया गया है। ही गिव्स हिज हार्नेस वेल्स अ शेक टू आस्क देयर इज सम मिस्टेक द ओनली साउंड द स्वीप। इसमें हो जाएगा जो पर्सोनिफिकेशन है वो इसमें हो जाएगा, द साउंड्स द स्वीप ऑफ फिजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। नेक्स्ट स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा इसका है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। पर अलिटेशन का टू मच यूज है इसमें, डार्क एंड डीप में अलिटेशन है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमाइजेस टू कीप, and miles to go before I sleep, and miles to go before।
2 are beautiful lines. The last stanza of the poem. Here in last stanza, the narrator describes the woods using 3 adjectives: lovely, dark and deep. At last, भले ही उसको यहाँ पे रोक दिया गया था वुड्स के द्वारा, लेकिन फिर भी वो इसको एंजॉय करते हुए लास्ट में ये बोलता है द वुड्स आर लवली। जो वुड्स है वो लवली है, डार्क है एंड डीप। दे आर 3 क्वालिटी बताता है। इट इंडिकेट्स दैट पोइट इज इंजॉइंग द नेचुरल सीन एंड वांट्स टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग। ये दर्शाता है कि पोइट है वो नेचुरल सीन्स को इंजॉय करने लग गया है। कहता है ना आगे, बट आई हैव प्रोमाइज टू किम, यानी मैं खुद से वह वादा करता है यहाँ पे थोड़ी देर और रुकने के लिए। बट ही हैज़ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन फिर नेक्स्ट लाइन में वो कहता है एंड माइज टू गो फॉर आई स्लिप, यानी वो इसको देखकर इतना अट्रैक्टिव होता है कि वो यहाँ पर रुकना भी चाहता है, बट लेकिन उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। यानी कहने का मतलब ये से बोल सकते हैं कि वो जिस वे में जा रहा है, जिस ट्रैवलिंग पर है, तो अभी उससे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी है आगे। तो वो आगे कहता है कि एंड माइज टू गो बिफोर आई स्लीप, अभी मुझे सोने से पहले बहुत कुछ करना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उसको पूरा करना है। तो ऐसे करके उसे अब आगे जाना ही होगा। अब ये देखा यहाँ पे दे रखा है ही हैज़ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन लाइफ, ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर ही स्लीप, यानी वो अभी बहुत आगे जाना चाहता है। इन लास्ट 2 लाइन्स स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट ड्यूटी विच ही इज़ टू परफॉर्म, यानी लास्ट 2 लाइन्स पे वो यह बताना चाहता है कि उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इनको वह पूरा करना चाहता है बिफोर स्लीप, यानी बिफोर डेथ वो सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको सबको पूरा करना चाहता है। इसमें भी अलिटेशन का यूज है और रेपिटेशन का यूज किया गया है। इसमें लास्ट 2 लाइन्स में रेपिटेशंस है और अलिटेशन का यूज है, इसमें डार्क एंड डीप में अलिटेशन है। तो ये आप ध्यान रखते हैं। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस पोएम। इस पोएम में सिर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक नेचर लवर, एक नेचर पोइट के रूप में बताया गया, यानी उनके पास उस वुड्स के द्वारा उनको रोक दिया गया था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर रुककर उसको एंजॉय करने लग जाते हैं। और जो उनका हॉर्स है उसके लिए भी ये बात स्टेंस थी कि पहले तो उसे फार्म हाउस पर रोका जाता था, लेकिन आज अचानक से वह इस जगह क्यों रुक गए हैं, इसलिए वह पूछता है पोट से कि देयर इज़ एनी प्रॉब्लम। तो इस प्रकार ये पोएम है, वो वहाँ पे और ज़्यादा ठहरना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लाइफ की वो उनको ऐसा नहीं करने देती। तो आई होप गाइस ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।